नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जिसमें चंडीगढ़ के रहने वाले पंजाब पुलिस के सीनियर आईजी की बेटी ने हिमाचल के पूर्व डीजीपी गुरप्रीत गिल के बेटे अर्जुन गिल पर रेप की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई शिकायत में गुरप्रीत गिल की पत्नी निक्का गिल पर भी रेप की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिसके आधार पर थाना 34 पुलिस ने गुरप्रीत गिल, निक्का गिल और उनके बेटे अर्जुन के खिलाफ रेप की कोशिश, शारीरिक शोषण, दहेज मांगने की धाराओं में केस दर्ज किया है। चंडीगढ़ में हाई प्रोफाइल मामले में पंजाब के सीनियर आईजी की बेटी पूर्व डीजीपी के बेटे अर्जुन गिल के साथ सगाई हुई थी, जिसके बाद दोनों मिलने और फोन पर बात करने लगे। पुलिस को दी शिकायत में पंजाब के सीनियर आईजी की बेटी ने कहा कि जब शादी की तारीख तय हो गई तो अर्जुन गिल ने उनसे दहेज की मांग की, जबकि सगाई में ही लड़की पक्ष ने करीब 20 लाख की ज्वेलरी दी थी। हालांकि पूर्व डीजीपी गुरप्रीत गिल ने इन सभी बातों को गलत बताया है। उनका साफ कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लड़की पक्ष उन्हें धमका रहा है। बिल्कुल गलत है कहना भी। हम पहली दफ़ा 10 तारीख को मिले हैं, वो भी मेरे पास एविडेंस है, भी मिलते भी रहे हैं और इनके कॉल्स बहुत डेली होते रहे हैं। जुलाई में उसने भी कुछ अपनी सेल्फीज़ भेजी हुई हैं मेरे बेटे के नाम पे अपने फ़ोन से, वो भी हमारे पास है और उनमें व्हाट्सएप का पूरा प्रॉपर्टीज़ में आता है भी कौन से नंबर से किस टाइम पे कौन सी डेट हुए हैं, सब मिड जुलाई की हैं। एंड ये तो कोई चोरी से फ़ोटो खींचने वाली है नहीं, जो वो कह रहे हैं अभी हमने चोरी से फ़ोटो खींची उनकी और अब ब्लैकमेल कर रहे हैं। फ़ोटो है हमारे पास तो सिर्फ उसकी भेजी। वहीं पूर्व डीजीपी गुरप्रीत गिल की माने तो उन्होंने सभी सबूत एसएसपी चंडीगढ़ को दिए हैं और जांच की मांग भी की है। उनके अनुसार ये सब कुछ उन्हें फंसाने और नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। इसमें बिल्कुल ज़ीरो सच्चाई है, टोटली झूठ की एफआईआर है और मैंने लिखित में होम सेक्रेटरी एंड आईजीपी चंडीगढ़ को फैक्चुअल पोजीशन दिया हुआ है। जो मैंने लिखा है मैं वो प्रूव करने को तैयार हूँ। हालांकि रिटायर्ड डीजीपी, उनकी बीवी और बेटे पर शारीरिक शोषण, रेप की कोशिश, दहेज मांगने आदि धाराओं में केस दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस मीडिया के सामने कुछ भी कहने से कतरा रही है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले में दोनों पक्षों में समझौता करवाती है या किसी को गिरफ्तार करती है। चंडीगढ़ में रहने वाली आईजी पंजाब की बेटी ने पूर्व डीजीपी हिमाचल और उनके बेटे पर रेप उत्पीड़न और दहेज उत्पीड़न के मामला दर्ज करवाया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन मीडिया के सामने से पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से कन्नी काट रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले में किसकी गिरफ्तारी करती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राय। रोहतक में जेएलएन कैनाल में एक साथ 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव गांव के पास से नहर से बरामद हुए हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। 5 शवों में से 1 की शिनाख्त पानीपत के नूरवाला गांव के रहने वाले देशराज के तौर पर हुई है। फिलहाल सभी शवों को निकालकर पीजीआई मेडिकल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि शव किसके हैं और कहां से बहकर आए हैं। दरअसल मंगलवार दोपहर किसी ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी कि बोहर गांव के पास जेएनएल कैनाल में अज्ञात शव नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला। सभी शव बुरी तरीके से सड़ चुके थे, जो कि 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन पुराने नजर आ रहे हैं। इसी दौरान कुछ लोग यहां पर पहुंचे और उन्होंने 5 में से 1 शव की शिनाख्त की, जबकि बाकी 4 की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा कि ये 5 शव हत्या के बाद नहर में फेंके गए हैं या कोई और कारण है। हिसार के जिंदल पुल के नीचे 2 महिलाओं ने रेवाड़ी से श्रीगंगानगर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। महिलाओं के पास एक कागज का टुकड़ा बरामद हुआ है, जिस पर 3 मोबाइल नंबर और दोनों के नाम लिखे हुए हैं। दोनों महिलाओं की पहचान हिंदवान गांव की मनीषा और पुष्पा के रूप में हुई है। दोनों सगी बहनें थी, जिनकी शादी करीब 2 साल पहले हिसार के गांव दुर्जनपुर में एक ही घर में संदीप और सुनील के साथ हुई।
जहां दहेज की मांग के चलते दोनों ने अपनी सास के साथ अनबन चल रही थी, जिसके चलते दोनों महिलाओं ने खुदकुशी कर ली। मरने वाली महिलाओं में से बड़ी बहन मनीषा का एक 2 साल का बेटा भी है। पुलिस ने मृतक महिलाओं के पिता पृथ्वी सिंह की शिकायत पर ससुराल पक्ष की 3 महिलाओं के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल भेज दिया गया है। बड़ी लड़की है जो मनीषा है, जो संदीप के साथ सानो श्री बाल सिंह दुर्जनपुर में मैरिड है, और जो छोटी है दूसरी वो पुष्पा सुनील के साथ मैरिड है, तो वही बाल सिंह का लड़का है, दोनों ही घर में मैरिड थी। 14 मार्च 2012 को इनकी इकट्ठी शादी हुई थी। बड़ी लड़की को तो साथ ही इन्होंने भेज दिया था और छोटी का मुकलावा इन्होंने करीब 2 महीने पहले किया है। वो कुछ दिन 10 दिन पहले यहाँ रह के भी गई है मायके में, 10 दिन पहले ही दुर्जनपुर आई थी। दोनों एक ही घर में इसके ससुर के पास ही उन्होंने पल्ले लगाई हुई है। वो दोनों औरतें जो हैं और उनकी जो ननद है वो इनको टॉर्चर करती थी दान दहेज के लिए और मारपीट करती थी, जिस कारण मतलब वो वहाँ से शर्म के मारे भाई माँ बाप को क्या बताएंगे, उन्होंने आके ये सुसाइड करने जैसा कार्य किया है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस का नारी के प्रति कितना सम्मान है, ये तो यमुनानगर की पुलिस ही बता रही है, जो कि एक पीड़िता को इंसाफ देने की जगह पीड़िता और उसके भाई को उन्हीं के घर में इस कदर पीट रही थी मानो दोनों भाई बहन किसी के वांटेड हो। इन दोनों को पुलिस ने ये सजा इसलिए दी क्योंकि पीड़िता अपने ही घर में जबरन घुस गई थी। सेवा सुरक्षा का नारा देने वाले हरियाणा पुलिस का चेहरा ऐसा भी होगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 की। आरोप है कि हुड्डा सेक्टर 17 के चौकी इंचार्ज पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करने की जगह आरोपियों का ही साथ दे रहे हैं, जिसका विरोध करने पर पुलिस ने पीड़ित और उसके भाई को मीडिया के सामने ही बुरी तरह पीटा। हद तो तब हो गई जब पीड़ित को महिला पुलिस की मदद से बालों से पकड़कर घसीटा गया और उसके भाई को पुलिस के लात घुसे खाने पड़े। ये सारा मामला कैमरे में कैद होता रहा। 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे की भी खराब कर दी। देख के पता नहीं क्या देख के मुझे सारा सामान उठवा लिया। वहीं पीड़ित के पिता का कहना है कि उनकी बेटी सविता, जो पेशे से हाई कोर्ट में वकील है और उसकी शादी यमुनानगर के रहने वाले रजत सिंगला के साथ हुई थी, लेकिन वह शादी के बाद से ही सविता के साथ दहेज को लेकर मारपीट करता था। यही नहीं, उनका आरोप है कि दहेज ना लाने पर सविता को खाने में जहर तक दिया गया, जिसकी पुष्टि खुद पीजीआई ने की है। उसी सिलसिले में सविता और उसका भाई जब सामान लेने अपने ससुराल पहुंचे तो पहले से ही पुलिस उनके गेट पर खड़ी थी और आते ही उन्होंने सविता के साथ मारपीट शुरू कर दी। यह सिलसिला सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलता रहा। पीड़ित जमीन पर लेटी इंसाफ के लिए चीखती रही, लेकिन पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। लेडीज पुलिस ने थप्पड़ मारा बोलते उसको, मेरे सामने नहीं, लेकिन मैं जब उधर से आया मेरे को बताया भी ये सिविल ड्रेस में लेडीज है, इसने मारा, इसका बेटे ने बताया। 307 का उसका पर्चा दर्ज नहीं होया अजय तक। 307 का केस अटेम्प्ट टू मर्डर, उसका पीजीआई ने जहर प्रूफ। वहीं पुलिस ये कहकर बचती नजर आई कि ये 2 परिवारों का आपसी झगड़ा है, जिसके चलते वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन एसएचओ ये भूल गए कि लड़की और उसके भाई के साथ रजत के परिजनों ने नहीं, बल्कि ये दुर्व्यवहार पुलिस ने किया है। इसमें पति पत्नी सास ससुर के साथ झगड़ा था, इन्हें कई दिन से डिस्प्यूट चल रहा था। आज ये आने का यहाँ से गरमाने की कोशिश कर रही थी, वो खोलने रहे थे, मौके पर आए। जैसी भी होगी वैसी बढ़िया कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस की बर्बरता को देख खाकी पर कई सवाल उठ रहे हैं कि इंसाफ की गुहार लगाने वाले पीड़ित के साथ खाकी ऐसा व्यवहार कर रही है तो आरोपियों के साथ वो कैसे पेश आती होगी। साथ ही यह भी कि इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी। यमुनानगर से कुमार रमेश के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। सोनीपत के गोहाना में पुराना बस स्टैंड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सोमवार को हुई लूट की घटना का जायजा लेने हरियाणा पुलिस के डीजीपी एसएन वशिष्ठ पहुंचे,
जिसमें डीजीपी ने बैंक में बने लॉकरों को जहां से चोरों ने सुरंग बनाई थी उस जगह का निरीक्षण किया। वहीं बैंक के बाहर बैठे लॉकर धारकों को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की सूचना देने वालों पर 10 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। एक तरफ जहां प्रशासन धारकों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देता नजर आ रहा है, तो वहीं बैंक मैनेजर इस मामले की जिम्मेदारी अपने सिर लेने से मना कर रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर अपना लॉकर लिया था, जिनके यहाँ पर बात यह बैंक भी लगा हुआ है, हायर अथॉरिटी ने पूरा आश्वासन दिया है हमें, है ना। वो देखते हैं क्या करेंगे, लेकिन हमें अभी तक न्यूज़ उनका आया नहीं है यहाँ जी। देखो जी, वो तो ऊपर लेवल की बात है, हम तो छोटे से आदमी हैं यहाँ जी। वैसे तो RBI एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जी। ये कोई आइडिया लगा है, किसी से लगा ही सकते जी आप आइडिया इसको जी। अंबाला से भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा है कि पिछली सरकार के CLU मामलों और घोटालों की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। कटारिया ने कहा कि कोई भी काम बदले की भावना से नहीं किया जाएगा और मौजूदा सरकार हरियाणा के विकास को ही प्राथमिकता देगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो अपना काम करेगा और हम कानून के ऊपर इतनी सख्ती से पकड़ बनाएंगे कि जो भी ये घपलेबाज हैं, हरियाणा की जमीनों को लूटने वाले हैं, ये ऑटोमेटिकली कानून के शिकंजे में आएंगे अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है। 1000 करोड़ की CLU जो है इस तरह से बंदर बांट की तरह बांट दी गई। ये तो सरकारी CLU की सरकार थी, हुड्डा सरकार। नो इनोसेंट पर्सन शुड बी पुनिश्ड एंड नो क्रिमिनल शुड बी स्पेयर्ड, हाउ सो पावरफुल ही मे बी। वहीं हरियाणा के भाजपा के प्रभारी अनिल जैन ने भी कहा है कि मंत्री बनाना सिर्फ मुख्यमंत्री का वेके का अधिकार है और पार्टी में इस बात को लेकर दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी से किसी भी बात को लेकर नाराज नहीं है और पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। हरियाणा के कांग्रेस प्रधान के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि अशोक तंवर का तो अपनी सरकार पर में ही कोई वजूद नहीं था। हरियाणा भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के बारे में उन्होंने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ही करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी, जब उनकी पार्टी की सरकार थी तब भी उनकी कोई वॉइस नहीं थी, तो वो अब हम लोगों पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और मंत्रिमंडल कैसा तय किया जाए ये CM का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि किसको मुख्यमंत्री मंत्री बनाते हैं। जहाँ तक क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण की बात है, कॉम्पिटेंस, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, सब प्रकार का समायोजन हमारे मंत्रिमंडल में है। अभी और मंत्रियों की जगह बाकी है, बाकी सब उसमें ठीक हो जाने वाला है। आपको कहने आए वीरेंद्र चौधरी जी हम नाराज हैं? नहीं, ये कहाँ से बात हुई नाराज? बिल्कुल नाराज नहीं है, मेरी बात हुई उनसे। हरियाणा सरकार के नए मंत्रियों को अभी विभाग तो नहीं मिले हैं, लेकिन कमरे जरूर मिल गए हैं। आज चंडीगढ़ सचिवालय में सभी कैबिनेट के स्वतंत्र राज्य मंत्रियों को कमरे अलॉट किए गए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को 8वीं मंजिल पर कमरा नंबर 34 दिया गया है। अनिल विज को 24 नंबर कमरा 8वीं मंजिल पर दिया गया है। कैप्टन अभिमन्यु को 5वीं मंजिल पर कमरा नंबर 40 दिया गया है। राव नरवीर सिंह को कमरा नंबर 47 दिया गया है। 8वीं मंजिल पर यह कमरा है। निर्वाचन आयोग ने आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के 5 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी। 25 नवंबर को पहले चरण के तहत 25 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जो बांदीपोरा, कश्मीर घाटी के गंदरबल,
करगिल, लद्दाख क्षेत्र के लेह तथा जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़, डोडा तथा रामबन में फैली है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमंग नरोला ने एक अधिसूचना में कहा है कि अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 2 के अनुरूप भारतीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल 15 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन का आह्वान करते हैं। प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सरांगल ने बताया कि उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी तथा 10 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पानीपत में पहुंची नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री कविता जैन का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट में शामिल होने के बाद कविता जैन पहली बार पानीपत पहुंची। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास दिखाया है उस पर वह खरा उतरेंगी। उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको वह पूरी ईमानदारी और सम्मान विकास के साथ करेंगी। इसके साथ ही कविता जैन ने कहा कि महिला होने के नाते वह समाज के कार्यों के लिए महिलाओं और पूरे समाज को एक साथ लेकर चलेंगी और उनके मान सम्मान की लड़ाई भी लड़ेंगी। जनता का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने भारी बहुमत से मुझे विजयी कराया और उसके पश्चात हम भारतीय जनता पार्टी का और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे अपनी कैबिनेट में शामिल किया। और एक महिला होने के नाते मैं इतना ज़रूर विश्वास दिला सकती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा मैं ईमानदारी से और समान विकास हरियाणा के अंदर करेंगे और एक महिला होने के नाते महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को रोकने का पूरा प्रयास करूँगी। अंबाला छावनी के डीआरएम कार्यालय में एनआरएमयू के कर्मचारियों ने अपने ही कार्यालय के एक अधिकारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला डिवीजन के सीनियर टेलीकॉम इंजीनियर निराला कटियार पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगाते हुए अधिकारी द्वारा रेलवे को लाखों का चूना लगाने की बात कही है। कर्मचारियों का आरोप है कि इन्हीं के विभाग के अंबाला डिवीजन के सीनियर टेलीकॉम इंजीनियर निराला कटियार से यह लोग पिछले 9 माह से इनफॉर्मल मीटिंग का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इनसे मीटिंग नहीं की और ना ही इनकी किसी मांग को पूरा किया है, जिसके चलते इनके कई मुद्दे लटके हुए हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है और वह प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। उधर दूसरी तरफ डीआरएम अंबाला ने उक्त अधिकारी पर लगे आरोपों की जानकारी न होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, जब से सीनियर डीएसटी महोदय यहाँ अंबाला में आए हैं, इनको हमने आज 9 महीने से इनफॉर्मल मीटिंग लिख के भेजी हुई है कि हमारे साथ मीटिंग करी जाए और मुद्दों पे हल निकाला जाए। लेकिन इन महोदय ने 7-8 महीने से आज तक मीटिंग करने की कोई ज़रूरत फील नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहते हैं हमने और काम जरूरी है, हमें मीटिंग जरूरी नहीं है एनआरएमयू से, यहाँ तक हमें इन्होंने कहा। तो उस कारण कई मुद्दे इकट्ठे हो गए हैं, जिसके अंदर हमारे यूनियन के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारे कर्मचारियों में रोष है, रोष करके हम प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ इस हफ्ते 4 दिवसीय लिट फेस्ट का आगाज होने जा रहा है। इस फेस्ट का आयोजन अदब फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कई प्रतिष्ठित लोग हिस्सा लेंगे। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होने जा रहे इस लिटरेचर फेस्ट में निरुपमा दत्त मॉडरेट करेगी। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होने जा रहे इस लिटरेचर फेस्ट को निरुपमा दत्त मॉडरेट करेंगी। ये फेस्ट वीरवार को ऑपरेशन ब्लू स्टार के 30 साल पर एक पैनल डिस्कशन के साथ शुरू होगा। इन 4 दिनों में बुक सेशन, मूवी स्क्रीनिंग और वाद विवाद होगा। पैनलिस्ट निरुपमा दत्त सहित संधू, राहुल सिंह, रमेश विनायक और भी कई प्रोमिनेंट लोग इस फेस्ट में मौजूद रहेंगे। 30th से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद एन इनॉग्रल सेशन ऑन 30 years ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। देन वी हैव अनदर सेशन ऑफ लोकल पोएट्स ऑफ चंडीगढ़ एंड 31st फर्स्ट को 2 पैरेलल सेशंस हैं, जिसमें कि 14 क्रिटिक्स ने 14 बुक्स नॉमिनेट करी हैं। एंड दिस फेस्टिवल इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स इन द सेंस दैट कोई तमाशा नहीं है, सिर्फ प्योरली वी आर सेलिब्रेटिंग बुक्स। 1.5 इश्किया, 2 दुनी, पैसिव यूथेनेशिया,
और कहानी करुणा जैसी 4 फिल्मों पर डिस्कशन की जाएगी। 4 फिल्में हैं जो कि डिस्कस करी जाएंगी, जिसमें कि एक 1.5 इश्कियाँ हैं अभिषेक कपूर की, जो कि राजा सेन ने नॉमिनेट करी है। मयंक शेखर ने हबीब फैज़ल की 2 दूनी 4, फिर शाहिद अजय ब्रह्मात्मज ने हंसल मेहता की फिल्म है, और एक पिंकी वीरानी और चेतन शाह ने बनाई है पैसिव यूथेनेसिया में करुणा की कहानी, विच इज़ अ डॉक्यूमेंट्री बेस्ड अपॉन विच Pinky Virani had fought this case in the Supreme Court for passing of the law for passive euthanasia. अदब फाउंडेशन के चेयरमैन मितुल दीक्षित के अनुसार ये एक ऐसा फेस्ट है जो लोकल कवि और लेखक को रीजन से कनेक्ट करता है। उनके अनुसार ये 4 दिवसीय फेस्ट काफी रोमांच भरा रहेगा। कैमरामैन विनय कुमार के साथ प्रियंका नेगी के लिए सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।